नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जेल प्रीवियस ईयर पेपर और उनका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। आप सबको बता दें, बहुत ही जल्द हम इंग्लिश की लेक्चर सीरीज चालू करने वाले हैं। जो हमारा 45 डेज़ का क्रैश कोर्स रहेगा वो बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा। तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें, क्योंकि उसको सीरीज को हम तभी तक 45 डे तक चला पाएंगे जब आप लोग उसमें सहयोग करेंगे। तो आपका सहयोग की ज़रूरत रहेगी, तभी उस सीरीज को आगे कंटिन्यू रहेगा, वरना फिर उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं। तो आज या कल में आप लोगों के लिए ये इसकी डिटेल बता दी जाएगी क्या क्या टॉपिक रहेगा। तो आपके लिए MPTET, MPSI और साथ में जेल प्रेरी तीनों के एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी होगी। तो साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जेल प्रहरी की मैथ की प्रीवियस लेक्चर भी हमारे प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य राज्य की हरित कवर को बढ़ाना है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब ने जो है आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐप से कि किस मोबाइल ने कैसी है, कौन सी ऐप लॉन्च की। अभी जैसे कोविड-19 बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस, तो इस पर भी कई राज्यों ने अलग अलग ऐप की हैं। एक भारत सरकार का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, सभी को मालूम होगा, आरोग्य सेतु, इसने रिकॉर्ड बना लिया था 24 घंटे में अंदर डाउनलोड होने का। तो इस तरह से कई ऐप हैं, इस पर भी एक वीडियो देखेंगे, प्रयास करेंगे जितने भी ऐप्स हैं आपको कवर करा दिए जाएंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो इस बार भी चांस है कि पूछ लिए जाएँ। तो ये आपको बता दें। तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना है, ये है पंजाब। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के स्थान के लिए पूंजी का योजना या स्फूर्ति योजना, जो स्फूर्ति आप यहाँ देख लें और इंग्लिश में भी देख लें ये, क्योंकि कभी इस पर भी पूछ सकते हैं आप। तो स्फूर्ति योजना जो है शुरू की गई थी, तो किसके लिए की गई थी? तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जो MSME है, भारत का एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इसके अंतर्गत कौन आ जाते हैं? MSME के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे स्टार्टअप हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, सबसे ज़्यादा फर्क इन ही उद्योग पर पड़ा था। छोटे उद्योग हैं, किराना व्यापारी हैं, छोटे गारमेंट्स की दुकान हैं, जितने भी स्टार्टअप है छोटे छोटे, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। नोटबंदी हुई थी तो क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका ट्रांजेक्शन तो साथ क्या चलता है, डिजिटल चलता है। उनका ट्रांजेक्शन जो है कैसा चलता है, डिजिटल। लेकिन जो छोटे व्यापारी, उनका कैश में होता है ट्रांजेक्शन, कैश में। और नोटबंदी में क्या हुई थी, कैश की दिक्कत हुई थी, इस कारण इन पर काफ़ी असर पड़ा था। खैर, काफ़ी योजनाएं इनके लिए लाई जा रही हैं, अब थोड़ा स्थिति सुधर गई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा, विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना SPOCS को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये क्या स्थापित किया गया है? उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। इसका सही उत्तर है फर्स्ट, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जो है ये स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से है और साथ ही साथ अपन देखें तो भूगोल से भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। तो 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम पूछा है आपसे। तो ये थे मधुसूदन पाटीदार। मधुसूदन पाटीदार जो है अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय। तो आपको बताना है कि किलिमंजारो पर्वत जो है अफ्रीका का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, किलिमंजारो। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। एशिया का कौन सा पर्वत ऊंचा है? एशिया का कमेंट करके आपको बताना कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, आपको ये कमेंट करके बताना है हमारे लिए। अगला प्रश्न है जो है, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये इसका आंसर है सेकेंड औद्योगिक नीति संकल्प 1948। तो इसमें क्या हुआ था, जो औद्योगिक नीति यहाँ बनाई गई, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो औद्योगिकीकरण स्टार्ट करना चालू करने के लिए योजना बनाई गई थी। तो इसकी घोषणा जो है तत्कालीन जो है उद्योग मंत्री किसने करी थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। इसकी घोषणा जो है किसने करी थी, आपसे ये भी पूछ सकते हैं किसने करी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवे
नर्मदा सेवा यात्रा जो है रोड मैप तैयार किया गया था। तो ये कहाँ से किया गया था? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो कहाँ से चालू किया गया होगा? अमरकंटक से ही चालू किया गया होगा। ठीक है। 11 दिसंबर 2016 से ये यात्रा नमामि देवी नर्मदा यात्रा हुई थी। पूरी नर्मदा नदी की परिक्रमा जो है कितने जलों से होकर गुजरी थी? तो ये जो है 16 जलों से होकर गुजरी थी। ठीक है। और कब समाप्त हुई थी? तो 11 मई को ये 2017 में जाके ये समाप्त हुई थी। करीब कितने दिन तक चली थी ये चली थी लगभग 148 दिन तक ये यात्रा चली थी। तो इस क्वेश्चन से आपको कितना चीज़ याद रखनी है? पहली बात तो कि 11 दिसंबर 2016 से स्टार्ट हुई थी, 11 मई 2017 को समापन हुआ था। कहाँ से शुरू हुई थी? अमरकंटक से शुरू हुई थी। कितने दिन जलों से होकर चली थी? तो 16 जलों से होकर गुजरी थी। कितने दिन तक? तो 148 दिन तक। इतना आपको उस क्वेश्चन से याद रखना है। तो आप लोगों के लिए इसी को देखते हुए योजना को जो है ये की जो योजना है इसी की योजना को देखते हुए भारत सरकार ने भी नमामि गंगे योजना जो है यूपी में चलाई जा रही, इसी योजना का फॉलो करते हुए नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है यूपी में। ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन से ये भी याद रखना है कि किस योजना को फॉलो करके, तो इस वाली योजना को। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला जो प्रश्न है हमारा है, हाल में ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से मार्ग पर कमीशन किया गया था। तो ये इटारसी से कहाँ से किया गया था? ये जबलपुर में किया गया था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जबलपुर। अगला प्रश्न जो है भूगोल से है, पेनिसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है अनायमुडी? तो यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनायमुडी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की, याद रखना, साउथ की जो है सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। इसी की एक जो है पहाड़ी कौन सी है? एक अन्नामलाई पहाड़ी है। तो ये जो है अनायमुडी इस पर स्थित है। ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, ENVIS मध्य प्रदेश को नोड के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। कौन कौन सा? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है ना। ENVIS नोड है। ठीक है ना। इसमें क्या है, जो गांव की वगैरह हैं इनमें रूपरेखा तैयार की जाएगी। अगला प्रश्न जो है हमारा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जो है आपको क्या बताना? सही उत्तर की पहचान करना। ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। सही उत्तर बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद में इसमें क्या सही है। तो फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है कि इसको 1952 में गठित किया गया था। और कब? तो ये 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया था। कब? 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। गलत। ये कैसा निकाय है? ये कार्यकारी निकाय है। कैसा? कार्यकारी। ये सही है, ये गलत है। संवैधानिक निकाय नहीं, ये कैसा निकाय है? कार्यकारी निकाय है। इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। गलत। इसकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की जाती है? ये प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं, PM। इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। गलत। नीति आयोग तो भाई योजना आयोग की जगह आया था, इसको किसी की जगह प्रतिस्थापित नहीं किया गया। इसको योजना आयोग है उसकी जगह आया था नीति आयोग। कब आया था? ये आपको कमेंट करके हमें बताना है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब आया था। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको कितना की चीज़ याद रखनी थी कि इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को ही थी, जो यहाँ दिया ही था। अगस्त नहीं दिया था वो मैंने आपको बता दिया। ये संवैधानिक निकाय नहीं, कैसा है? एक कार्यकारी निकाय है। इसका अध्यक्ष राज्य मंत्री ना होकर कौन होता है? PM होता है। इसके जो, हाँ एक चीज़ और, इसमें जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष तो कौन हो गए? PM। अब बात करें इसके सदस्य होंगे, तो इसके सदस्य कौन होंगे? सभी राज्यों के CM। सभी राज्यों के CM मुख्यमंत्री होंगे। नंबर दूसरी बात कौन होंगे? केंद्र शासित कोई जो प्रशासक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल है ना, LG प्रशासक। केंद्र प्रदेश हो गए, ये राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। इसके बाद जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट की जो मिनिस्टर्स हैं वो आपके रहेंगे इसके सदस्य। और साथ में साथ योजना आयोग के सदस्य रहेंगे। योजना आयोग के सदस्य जो वर्तमान में क्या हो गया है? नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न जो है कि भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त सिफारिश किया गया है। तो आपको ये स्थल का नाम बताना कि कौन सा वो स्थल है। तो ये जो है नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य को हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि नौरादेही अभ्यारण्य जो है सागर, दमोह और नरसिंहपुर में स्थित है। इसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो पिछला वाला इसका लेक्चर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न जो है भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्याभ्यास मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो वियतनाम जो है भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास, वो जबलपुर में आयोजित किया गया था। जबलपुर में ही किया है। हमारी गन गैरेज फैक्ट्री है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ है। तो ये जबलपुर में है। ठीक है। अगला जो है कि भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार क्या मिला था। इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भोपाल को किसके लिए किया गया था। तो ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के लिए इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न जो है राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया कि मानस जो है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये इसका सही उत्तर है असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। हर शिफ्ट में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से डिस्कस कर लें। इसी के 2 क्वेश्चन पहले अभी देखा था कि नौरादेही अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा गया। घुमा फिरा के वो एमपी के जितने भी उद्यान हैं और आपके इंडिया के जो एमपी उद्यान हैं उनको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य उनको अच्छे से डिस्कस पढ़ के जाएँ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न जो है उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जो संसद में एक बिल पास करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये कौन थे। तो ये ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे। ज्ञानी जेल सिंह। ये बात है जब लगभग कांग्रेस से इनकी ज़्यादा खास इनकी पटरी खाती नहीं थी। तो क्या हुआ था जब ये जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो जो है कांग्रेस इनके बीच तनातनी बन गई थी। और जैसे ये बाहर विदेश यात्रा पे गए थे, कहाँ गए थे जब ये ओमान गए थे, तो इन्होंने बिना उसके इनकी परमिशन लिए अपने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी ले ली थी। तो इस कारण से इनमें विवाद बन गया था। तो इन्होंने जो पोस्टल बिल है उसको इन्होंने V2 पावर से पॉकेट, कौन सा पावर यूज किया था। तो पॉकेट V2 पावर, मतलब जो डाक संशोधन विधेयक आया था उसको उन्होंने अपने पास रख लिया था। ना तो उस पर स्वीकृति दी थी ना तो उसको रिजेक्ट किया था, अपने पास रख लिया था। तो ये जो पहला उपयोग करने वाले ज्ञानी जेल सिंह थे। अगला प्रश्न जो है 2018 में सर्बिया में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट इंटरनेशनल गोल्डन ग्लव्स अवार्ड में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है जो है दिव्या पवार ने जो है 2018 में सर्बिया में जो है स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट में जीता था गोल्डन। अगला प्रश्न जो है उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मेहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो किसका किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का जो है आयोजन किया जाता है। मेहर में मालूम होगा आपके लिए आयोजन किया जाता है संगीत समारोह किसके ऊपर। उस्ताद अलाउद्दीन खान के ऊपर। अगला प्रश्न जो है किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियमित का गठन किया गया था। तो किसके लिए किया गया था। तो राज्य शासन की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए इसका नीति आयोग का गठन किया गया था। अभी हमने बताया था, आपको कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। आपको मैंने इतना तो बता ही दिया है कि ये योजना आयोग की जगह पर आया था। आपको कमेंट करके बताना है कब इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में EPRIS प्रोजेक्ट योजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया। तो किसको चयनित नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर है जो है इंदौर। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा शहर और उसको चयनित नहीं किया गया। तो हाँ बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर है इंदौर। तो जो IPRIS प्रोजेक्ट है, परियोजना है जो देश के कितने जिलों में 57 जिलों में, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ये लागू की गई थी, जिसमें से हमारे MP के 3 जिलों को शामिल किया गया। 3 कौन से हैं। ये वो 3 जिले हैं
बैतूल, सागर और रायसेन, इन तीनों जिलों को शामिल किया गया था। देश के कितने थे? 57। और किसको द्वारा ये, किसके सहयोग से की जा रही थी ये इसरो के सहयोग से ये योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो आपको याद रखना है, इप्रेस परियोजना में 3 जिले शामिल हैं, बैतूल, सागर और रायसेन। इंदौर को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न जो है हमारे मध्य प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद नहीं है। तो ये दतिया टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर लोगो जो है, ये तो भाई सही है, ये तो है। बेल मेटल वेयर मतलब जो घंटी वगैरह आती है ना, मंदिर की घंटी देखेंगे आपने, ऐसे मंदिर की घंटियाँ वगैरह जो रहती हैं इसमें, तो ये जो है घंटियाँ हो गई। पीतल के बर्तन, हाथी वगैरह देखोगे ना, हाथी के बर्तन जो आते हैं पीतल वगैरह, तो ये जो है बेल मेटल वेयर ये, तो ये दतिया और टीकमगढ़ के जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद मोलेला क्ले वर्क, ये नहीं है, ये गलत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड। रतलामी सेब बिल्कुल सही है। झाबू कड़कनाथ काला, ये अपन ने पहले फर्स्ट पेपर में डिस्कस किया था, झाबू का जो कड़कनाथ का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोलेला क्ले वर्क जो है मध्य प्रदेश का जीआई टैग नहीं। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जीके का सेक्शन समाप्त हो गया है। इसमें हमने इंडिया जीके, एमपी जीके और करंट सारे तीनों सेक्शन डिस्कस की। अब हम बढ़ रहे हैं हिंदी वाले सेक्शन पर, तो इसको भी पूरा देखें, आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि कई लोग यही छोड़ जाते हैं कि अरे हिंदी तो सरल आएगी, मैथ सरल आएगी, तो इसको स्किप कर जाते, ओवर यही एग्जाम में मात खा जाते हैं। तो इसको भी पूरे ध्यान से देखें, एनालिसिस देखेंगे पूरा डिटेल। तो बढ़ते हैं हिंदी के पहले वाले। तो प्रश्न है हमारा कि मृग नयन का सामासिक विग्रह निम्न में कौन सा है? मृग नयन मतलब मृग रूपी नयन, इसका फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा मृग रूपी नयन। अगला जो है हमारा क्या है? संधि बताना, किसकी संरक्षण की जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है सेकंड हो जाएगा, समधन रक्षण। ध्यान रखना यहाँ हलंत नहीं लगी, यहाँ पर हलंत लगी, हलंत आएगी, ठीक है ना। रक्षण सब सेम है, यहाँ पर भी है सम सम सम, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है इनमें, ये देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ हलंत लगी, यहाँ पर नहीं लगी। जल्दबाजी में आप ये टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। सही उत्तर है सेकंड, समधन रक्षण। अगला प्रश्न है, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाव में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपने अभी हमारा पिछला लेक्चर देखे होंगे, 2 लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कस किया था अलंकार के लिए, तो वहाँ पे हमने उत्प्रेक्ष अलंकार को बताया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आप यहाँ पर फिर से डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, आप पहला वाला लेक्चर देखें, दोनों लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए, तो वो जाके आप वीडियो देखें तो आपको ये वाला आंसर मालूम पड़ जाएगा कैसे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है। अगला जो है कि अंधे के हाथ बटे लगना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? योग्यता ना होने पर भी सफल हो जाना, है ना। कहते हैं अंधे के हाथ बटे लग गए, मतलब उसमें योग्यता नहीं थी फिर भी वो सफल हो गया। अगला जो है पर्यायवाची पूछा गया है, किसका दिन का हमसे पर्यायवाची पूछा गया है? तो इसका क्या होगा? दिवस, वासार और अहन। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है? सेकंड। अगला प्रश्न जो है ओझल, ओझल का हमें क्या बताना है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर विलोम बताना है, पर्यायवाची नहीं पूछा, इस बार हमसे विलोम पूछा। तो ओझल मतलब क्या हो जाता है कि एकदम से गायब हो जाना, कहते हैं ना आंखों के सामने से एकदम ओझल हो गया था। तो ये ओझल का मतलब होता है मतलब एकदम गायब हो जाना। तो विलोम क्या हो जाएगा इसका? प्रकट, प्रकट मतलब सामने आ गया, प्रकट। अगला जो है सु जो है उपसर्ग पूछा है, बना शब्द, उपसर्ग कहाँ जोड़ते? आगे। तो सु देखिए बिल्कुल सेम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला फिर हमसे पर्यायवाची सब शब्द पूछा है, तो किसका पूछा है? तो तालाब का हमसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोवर, ताल और जलाशय, ये लिखा है यहाँ पर, सरोवर, ताल और जलाशय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोवर, ताल और जलाशय, तालाब। क्योंकि ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि कहीं, क्योंकि ऑप्शन सारे सेम रहते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक आपका 1 मार्क्स ले जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से लगे, जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि टाइम आपके पास वहाँ पर पर्याप्त रहता है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है नहीं। अगला प्रश्न फिर से हमसे उपसर्ग से पूछा है कि अति उपसर्ग जो है किस में लगा है? तो अति, पहले ही वाले में लगा है अत्याचार, अति धन आचार, अत्याचार, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों गलत हो जाएंगे।
अगला प्रश्न जो है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या उत्तर बोलेंगे? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की जो इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है? मुमुक्षु। स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देख लेना इसकी, इसको अच्छे से जो मैंने हाईलाइट कर दी क्योंकि आप इनमें से कहीं कंफ्यूज होंगे। अगला प्रश्न जो है, पश्चिम से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द में विलोम क्या है? तो पाश्चात्य से विलोम रखने के लिए क्या हो जाएगा? कौन संबंध रखता है? तो पाश्चात्य, क्या है ना, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, तो यही है पश्चिम से संबंध रखने वाला। मतलब इसका ये होता है, पाश्चात्य सभ्यता मतलब यूरोपीय कंट्री का मतलब होता है। पाश्चात्य सभ्यता यूरोप, है ना, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब क्या है? पाश्चात्य सभ्यता है। और अपनी सनातन धर्म की जो है सभ्यता है ना, तो लोग जिसको आज भूलते जा रहे हैं। अगला जो है, जल पिपासु का सामासिक विग्रह बताना है। जल पिपासु मतलब जल को पीने की इच्छा रखने वाला। कहाँ किस ऑप्शन में ये दिया? सेकंड ऑप्शन में, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। देखिए यहाँ पर ना रखने वाला है, यहाँ रखने वाला है, तो ध्यान से लगाना, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। अगला पूछा है हमसे, प्रत्यय से आई प्रत्यय जो है किस में लगा है? तो आई प्रत्यय जो है, देखिए आपको देखिए किस तरह कन्फ्यूज करते हैं लोग, जल्दबाजी में यहाँ लगा सोच लेंगे प्रत्यय का मतलब होता है आगे लगना, ये पर पढ़ लेंगे उपसर्ग। तो आई यहाँ पे भी लगा, आई यहाँ पे लगा, आई यहाँ, इनमें से कोई का टिक करके आ जाएंगे। तीनों गलत है, ये वाला ये वाला। आई प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय पीछे, पढ़ाई, ये बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सेकंड वाला। बढ़ते अगले वाले पर। अगला जो है कि संविधान के लिए सही शब्द बताना है, संधि विच्छेद क्या होगा? तो संविधान, संविधान विधान, संविधान विधान जो है इसका सही उत्तर होगा। अब पूछा है हमसे शुद्ध रूप निरोग का, तो निरोग, निरोग ये जो है इसका सही उत्तर है निरोग। अगला प्रश्न बताना है शुद्ध रूप क्या है? ममंदरता, तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य। माधुर्य मतलब होता है मीठा, अच्छा लगने वाला मन को, है ना, माधुर्य। माधुरता मत लगा देना क्योंकि ये तो विशेषण बन गया है ना। आपने पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, वैसे हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, वहाँ पर एडजेक्टिव होगा में, ये माधुर है ना, ता लग जाता है, स्पेशल एल बाय टी बाय, है ना, तो ये क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है, क्रिया विशेषण, है ना। तो इसी प्रकार ये माधुर शब्द है, शुद्ध रूप है, ये माधुरता मतलब उसकी विशेषता बताने लगा। अगला प्रश्न है, औचक का निम्न में सही विलोम बताना है। विलोम, औचक मतलब होता है एकाएक, एकाएक कोई चीज हो जाए, एकाएक, है ना। औचक निरीक्षण आ गया, है ना, कई कई पर सुना होगा स्कूल वगैरह में कि औचक निरीक्षण आ जाता है, औचक निरीक्षण आ गया, पेपर एग्जाम वगैरह चलते तो औचक निरीक्षण आ जाता है। औचक मतलब अचानक, एकदम से, और जो डेली हो रहा है तो अक्सर, हमेशा, अक्सर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्सर। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है? ये रस पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है रस। बोरों सभे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सरथे ही, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृद्धि। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए धार दिख रहा है, धार, तल कुठार की धार, धार मतलब रौद्र रूप ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो बहुत ही सरल है, कई एग्जाम में पूछा गया है, हर बुक में इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाता है, बहुत ही सरल है, मुझे नहीं लगता आपको डेटा बताने की, लेकिन इसका आंसर जो सही है आपको बता देता है, सलेस अलंकार जो है। सलेस मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थ से चिपका रहता है ना, आप सभी को मालूम होगा इसका। बढ़ते अगले वाले पर। अगला है और अंतिम प्रश्न है, और जे टिकधारी मन माही ना छाही हो को करे बहु तेरो, ठाक यही है युधिष्ठिर की धन ताम तजो पे बेलन फेरो। में कौन सा रस हो रहा है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वीर रस झलक रहा है ना, वीर रस झलकता दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर ये जो है लेक्चर हमारा फिनिश होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें। हमने आपको बताया कि इंग्लिश की हम क्रैश कोर्स लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, वो आपके लिए फ्री रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज़रूर उसको चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन के लिए। धन्यवाद।